हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों आज की क्लास में हम लेके आए हैं जो हमने टॉपिक कवर किए थे बायोलॉजी के, उन पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जितने भी डिफरेंट एग्जाम हुए हैं गवर्नमेंट के, उनमें जो बायोलॉजी के जो हमने टॉपिक बच्चों किए हैं उन पे जो है आज की जो है सेशन में हम करेंगे कंप्लीट बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और बच्चों हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, हमारे जो है दो टॉपिक बायोलॉजी के हो चुके हैं। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, सेकंड जो हमने फिनिश किया था कौन सा किया था बच्चों, हमने पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चों दो टॉपिक हमने थोड़ी की थी उन पे आज की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करेंगे सारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जैसे कि बच्चों मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि हमारा जो पाचन जो है का अधिकांश भाग, हमारा जो पाचन है कंप्लीट डाइजेशन बच्चों हमारा कहाँ पे होता है, हमारी छोटी आंत में। हालांकि बच्चों हमारा पार्शियल डाइजेशन है, मतलब बिल्कुल जो मतलब अपूर्ण जो है पाचन हमारा होता है मुख से स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन बच्चों कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। तो पाचन का अधिकांश जो भाग है वो छोटी आंत में बच्चों संपन्न होता है। हालांकि बच्चों हमारे मुख से लेकर हमारी बड़ी आंत तक जो है हमारा पाचन होता रहता है, ठीक है। लेकिन पाचन का अधिकांश जो भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा छोटी आंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम करते हैं, लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार है वो किसके पाचन में सहयोग करती है बच्चों, बताओ। और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लार में, ठीक है। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं बच्चों। तो लार में जैसे कि बच्चों हम जानते हैं लार में टाइलिन नामक एंजाइम हमारा पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में होता है बच्चों, ठीक है। जो मतलब डाइजेशन में जो है भोजन जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो लार है उसमें किसके पाचन में सहयोग करती है बच्चों, स्टार्च के, रेसे, प्रोटीन या फिर वसा। प्रोटीन तो बच्चों होगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन हमारे अमाशय से स्टार्ट होता है। हमारे अमाशय से किसका स्टार्ट होता है, प्रोटीन का। वसा आपका होगा नहीं, रेसे नहीं होगा। तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्च है को जो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। और लार में बच्चों जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और एक आपका अमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो अमाइलेज टाइलिन नामक जो अमाइलेज नामक जो एंजाइम पाया जाता है ये क्या करता है, ये स्टार्च को शर्करा में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च को बच्चों शर्करा में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा एंजाइम करता है, ये अमाइलेज जो ये हमारी लार में होता है। और बच्चों ये हमारे पेनक्रिया जो है हमारा अग्नाशय जो होता है उसमें भी होता है, ठीक है। तो अमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करता है शर्करा में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हालांकि बच्चों हमारी जो लार है उसमें दो प्रकार के मेनली एंजाइम होते हैं। एक तो आपका टाइलिन तो होता ही है, इसमें अमाइलेज हो गया, ठीक है। तो अमाइलेज तो क्या करता है, अमाइलेज आपका स्टार्च को करता है कन्वर्ट शर्करा में तोड़ता है। और दूसरा एक आपका आता है लाइसोजाइम। क्या होता है बच्चों, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो है ये क्या काम करता है, ये एंजाइम जो है बच्चों हम जो भोजन खाते हैं और हमारे भोजन खाते टाइम जो जीवाणु हमारे मुख में प्रवेश कर जाते हैं तो उसको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो भोजन के साथ जो हमारे जो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं ना शरीर में, तो भोजन में जो जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना और फिर इसका आंसर देना। तो इसमें कथन ए है हमारा मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन ए है। कारण आर हमारा है, रीजन क्या है बच्चों, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, दोनों सही है या फिर ए और आर दोनों सही है, पहला ऑप्शन है। और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, सही कारण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तीसरा ए सही है, आर गलत है। और चौथा बच्चों ए गलत है, आर सही है। तो आप बताओ। और ये आईएएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन है आगे आपको देखने को मिलेंगे, जो है हरियाणा जो आपका जो ग्रुप डी और सी का जो एग्जाम आगे होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें बताओ मानव शरीर में यकृत है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या नहीं। तो बताओ बच्चों कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों की जो यकृत है वो वसा के पाचन में जो है क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। लेकिन यकृत है दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि यकृत है बच्चों वो कोई भी जो है पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो है ए सही होगा बट आर जो है ये गलत होगा। तो ए सही आर गलत, इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा जो यकृत है, ठीक है, जो हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लीवर है उसको क्या बोला जाता है, यकृत। तो जो लीवर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, लीवर है बच्चों जो हमारा पित्त है उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो जो हमारा पित्त होता है बच्चों, बाइल जिसको हम बोलते हैं, तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्त का निर्माण करता है, पित्त का उत्पादन कौन करता है बच्चों, हमारा लीवर करता है, हमारा यकृत करता है, ठीक है। और जो पित्त है बच्चों, पित्त का निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन पित्त है हमारा स्टोर कहाँ पे होता है, हमारा इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्त स्टोर होता है बच्चों पित्ताशय में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ये पित्त है, पित्त जिसको हम बाइल बोलते हैं, जो हमारा पित्त बनता है, पित्त को बनाता कौन है, यकृत बनाता है बच्चों, उत्पादन इसका यकृत करता है। लेकिन जो पित्त है बच्चों ये हमारा स्टोर जो है इकट्ठा कहाँ पे होता है, ये हमारा पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पे होता है, पित्ताशय, जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, ठीक है। तो गाल ब्लैडर में क्या होता है आपका, ये पित्त है आपका स्टोर होता है, पित्त का निर्माण करता है यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एंजाइम एक क्या है बच्चों। तो एंजाइम विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है या फिर वायरस होता है। तो बच्चों एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम आपके क्या होते हैं, एंजाइम बायो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो ये बायो उत्प्रेरक होते हैं जो बच्चों जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, ये गति प्रदान करते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। और बच्चों एंजाइम है ये मूल रूप से आपके एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम है मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये आपका जो अभी सीईटी जो है डी ग्रुप का जो एग्जाम लिया गया था बच्चों, इसमें पूछा गया था। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं मूल रूप से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और एंजाइम क्या करते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उनको है बढ़ाने का काम करता है, उनको प्रेरित करने का काम करते हैं आपके एंजाइम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जैसे यही क्वेश्चन बच्चों आ चुका है और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। और एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से आपके क्या होते हैं, अभी भी हमने डिस्कस किया था, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन आपके होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का मेन काम क्या है,
तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। मूल रूप से एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और बच्चों इन एंजाइम्स का निर्माण आपका कैसे होता है, इन एंजाइम्स का निर्माण जो है एमिनो जो अम्ल होते हैं उनके संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनीय पदार्थ या फिर जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके संश्लेषण के द्वारा होता है, क्या होता है आपका एंजाइम्स का निर्माण। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम वसा है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड पीसीएस वेफरी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स का निर्माण कैसे होता है बच्चों, एंजाइम्स का निर्माण होता है जो हमारे नाइट्रोजनियस पदार्थ होते हैं, अम्लीय जो एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों, उनके संश्लेषण के द्वारा हमारा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है बच्चों। तो कौन सा एंजाइम है जो हमारा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है एथेनॉल में। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, तो इसमें बताओ कौन सा आपका है, जाइमेज है, माल्टेज है, इन्वर्टेज है या फिर डाइस्टेज है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो जो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें जाइमेज आएगा, ठीक है। तो जाइमेज एंजाइम है, ये आपका क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमारा जो बच्चों ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6 होता है आपका, ठीक है। तो C6H12O6 आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज बच्चों ये होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है जो जाइमेज नामक एंजाइम होता है ना बच्चों, जाइमेज नामक एंजाइम, ठीक है। तो जाइमेज नामक एंजाइम इसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या है, मिथ इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चों 5, और ऑल एथेनॉल ऑल का क्या लगेगा OH, ठीक है। तो और उसके साथ में बच्चों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकलती है, ठीक है, इस रिएक्शन में, और 2 मोल्स ये हो जाएंगे और 2 टाइम्स ये बैलेंस हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों जो ये आपका ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में, कौन करता है बच्चों, जाइमेज नामक एंजाइम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम है ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, तो आंसर आपका क्या होगा बच्चों, जाइमेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये फिर से आ गया है बच्चों, ठीक है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन कन्वर्ट करता है बच्चों, जाइमेज, ठीक है। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब, जैविक सिस्टम जो लिविंग सिस्टम है में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है। तो बच्चों जो भी आपकी जैविक जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको जो है तेज करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, डीएनए करता है, प्रोटीन्स करता है, फिर एंजाइम। तो हमने पीछे पढ़ा है बच्चों, एंजाइम होते हैं वो हमारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको तेज करने का काम करता है। तो वेरी वेरी, तो एक कैटलिस्ट जो है एक उत्प्रेरक के रूप में ये काम करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो बच्चों यकृत जो है हमारा लीवर है, तो लीवर का क्या क्या कार्य है वो बताओ हमें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, लाइपेज, यूरिया या फिर सलिस्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताओ इसमें बच्चों कौन सा होगा, लाइपेज आपका नहीं होगा, ठीक है, सलिस्मा नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका यूरिया। तो यूरिया जो है वो क्या है, कार्य है किसका, यकृत का। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जो हमारे शरीर में जो NH3 बनता है, जो अमोनिया बनता है, अमोनिया क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है मटेरियल होता है हमारे शरीर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहरीला जो है तत्व है हमारे शरीर में जो होता है बच्चों, अमोनिया होता है। और इस अमोनिया को जो है हमारा लीवर क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और जो यही यूरिया है फिर हमारे मूत्र से जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यूरिया इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है बच्चों, तो यह जाएगा। और वैसे बच्चों जो हमारा लीवर है उसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है बताओ। तो लीवर है उसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों लीवर है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं लीवर के इंपॉर्टेंट जो है कार्य। तो क्या क्या कार्य है लीवर के इंपॉर्टेंट बच्चों, लीवर है इसमें जो सबसे पहले आपका जो आता है कि पित्त जो होता है, जो बाइल होता है, उसका क्या करता है, ये उत्पादन करता है। तो पित्त का उत्पादन कौन करता है, हमारा लीवर ही करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट। और बच्चों नेक्स्ट जो आपका रक्त प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होते हैं उसका उत्पादन भी क्या करता है, आपका लीवर करता है, ठीक है। तो रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन होते हैं बच्चों, ठीक है, उनका क्या करता है, उनका उत्पादन भी कौन करता है, लीवर करता है। और एक जो बच्चों ग्लाइकोजेनोसिस प्रोसेस होती है, क्या, ग्लाइकोजेनोसिस तो ग्लाइकोजेनोसिस जो क्रिया होती है ना, इसके द्वारा जो है हमारा लीवर क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। तो बच्चों जो ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया के द्वारा जो हमारा लीवर है वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में। और बच्चों ग्लाइकोजन के रूप में जो है हमारा जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है, ठीक है। और बाद में जो आवश्यकता पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और इस प्रकार से हमारी बॉडी को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। और क्या काम है बच्चों लीवर का, और है आपका रक्त में एमिनो जो अम्ल है उसका नियमन करता है, ठीक है। तो रक्त है उसमें जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड जो बच्चे होते हैं, एमिनो अम्ल, तो उसका क्या करता है, उसका नियमन करता है कौन, हमारा लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जो भी हमारा जो जहरीला पदार्थ है जिसको हम कहते हैं अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है हमारा लीवर। तो इंपॉर्टेंट ये आपका हो गया, ये आप ध्यान में रखना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो बच्चों लिपिड्स जो होते हैं जिनको क्या कहते हैं, वसा अणु कहते हैं लिपिड्स को, ठीक है। तो एक प्रकार से जो ये पूछा गया है कि वसा का जो पाचन है वो मतलब किससे होता है, ठीक है। तो वसा का पाचन बच्चों हमारा जो पित्त है वो वसा का पाचन करता है। हालांकि बच्चों पित्त है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी जो है पित्त है वो क्या करता है, हमारे लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स वसा अणु है उनका क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। और फिर एक जो लाइपेज नामक जो एंजाइम बच्चों होता है, क्या लाइपेज नामक एंजाइम है, ये भी हमारा लिपिड्स या वसा अणुओं का क्या करता है, पाचन करता है। पेप्सिन जो है ये आपका नहीं करता है, ठीक है। तो आपका बच्चों फिर क्या आएगा, तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो पेप्सिन नामक एंजाइम बच्चों फिर किसका पाचन करता है? पेप्सिन नामक जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का नहीं करता। किसका करता है बच्चों? प्रोटीन का पाचन करता है हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम्स। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर फिर क्या बनेगा? तो 1 एंड 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो बच्चों कौन सा जो है पाचक एंजाइम नहीं है वो हमें बताना है। अब देखो ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पाचक एंजाइम है। टाइलिन है, ये बच्चों हमारी लार में होता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है जो है उसका स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन जो है ये भी हमारे प्रोटीन का पाचन करता है बच्चों। ठीक है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, लेकिन गैस्ट्रीन फिर ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रिप्सिन है, जैसे ये ट्रिप्सिन है बच्चों, ये मतलब कहाँ से निकलता है? ये एंजाइम हमारा कहाँ से निकलता है? ये एंजाइम हमारा अग्नाशय जो हमारा पेनक्रिया होता है, अग्नाशय। ठीक है, हमारा अग्नाशय बच्चों, अग्नाशय से जो है हमारा सीक्रेट होता है क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुधांत्र में होता है। तो क्या बच्चों सभी प्रोटीन का जो है पाचन क्षुधांत्र, हमारी क्षुधांत्र का मतलब होता है बच्चों छोटी आंत। क्या छोटी आंत में सभी प्रोटीन का पाचन होता है? तो बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा रीजन। तो क्षुधांत्र होता है बच्चों हमारी छोटी आंत को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हमारी जो है सभी जो प्रोटीन है उनका पाचन केवल क्षुधांत्र में होता है? तो ऐसा जरूरी है नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। रीजन हम पढ़ते हैं, कारण आर क्या है? अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुधांत्र में छोड़ा जाता है। तो बच्चों हमारा ये है रीजन, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुधांत्र में छोड़ा जाता है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। अग्नाशय से जो प्रोटीन का जो पाचन करने वाले जो एंजाइम है उसको क्षुधांत्र जो है उसमें छोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो इसमें रीजन सही है और जो कथन ए है वो क्या है हमारा? क्या है बच्चों? गलत है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा? तो यहाँ पे बच्चों कथन ए गलत है और आर सही है। ये हमारा रीजन नंबर सही है रीजन, और डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ISPRE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। तो प्रोटीनों के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो बताइए, यूरिएज, सल्फेटेज, प्रोटीएज और ट्रिप्सिन। तो ये बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है बच्चों। ट्रिप्सिन जो है वो क्या है? प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रिप्सिन है वो हमारा। बच्चों ट्रिप्सिन है कहाँ से निकलता है? तो ये हमारे अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो अग्नाशय है पेनक्रियाज होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पेनक्रिया से निकलता है ट्रिप्सिन, और ये किसके जो है पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और प्रोटीन को बच्चों ये पोली जो पेप्टाइड है उसमें बदल देता है। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है बच्चों? बताओ। तो स्टार्च है, जैसा बच्चों हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो स्टार्च है उसको तोड़ता है शर्करा में। तो स्टार्च को जो है शर्करा में जो है कौन तोड़ता है? इन्वर्टेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनहाइड्रेज या फिर बच्चों अमाइलेज। तो बताओ, तो स्टार्च है उसको जो है अमाइलेज नामक एंजाइम है वो क्या करता है बच्चों? शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, तो स्टार्च को जल अपघटन जो है से ग्लूकोज, जो शर्करा हमारी क्या होती है बच्चों? ये ग्लूकोज ही होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज है बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? हमारा अमाइलेज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन है बच्चों हमने पढ़ा था, ये प्रोटीन है, उसका डाइजेशन करने में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये हमारा अग्नाशय जो है पेनक्रिया है उससे निकलता है। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, या फिर स्टार्च को ग्लूकोज में, या फिर प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो एमिनो अम्ल, प्रोटीन को बच्चों एमिनो अम्ल में जो कन्वर्ट करता है आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, तो ये एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करता है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी इज द राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ट्रिप्सिन है बच्चों ये एंजाइम है कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय जो हमारा पेनक्रिया से निकलता है। ठीक है, और प्रोटीन को एमिनो जो एसिड है उसमें कन्वर्ट करता है, कैटालिस्ट का काम करता है बच्चों ये। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें बच्चों जो हमारा अग्नाशय जो होती है, ठीक है, जो हमारी अग्नाशय क्या होता है? ये एक मिक्स ग्लैंड होती है। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी होती है? अग्नाशय, पेनक्रिया जो है वो क्या है? मिक्स ग्लैंड है। और बच्चों ये दूसरी सबसे जो है बड़ी ग्रंथि होती है हमारी। ठीक है, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। और हमारी जो है सबसे बड़ी जो ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी जो है बच्चों ग्रंथि आपकी यकृत है। ये ध्यान में रखना, यकृत है वो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। और बच्चों सबसे जो है बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतस्त्रावी जो ग्रंथि है वो हमारी आउटो ग्रंथि है। कौन सी है? आउटो, जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारी क्या है? सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे जो है बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है वो आउटो थायराइड ग्रंथि है। और वैसे सिंपल पूछे सबसे बड़ी जो है ग्रंथि बच्चों हमारे शरीर की जो ग्लैंड है, ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए सिंपली तो यकृत, लीवर है हमारी। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय है बच्चों। ठीक है, और अग्नाशय बच्चों ये आपकी मिश्रित ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ISPRE 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुच्छ का मतलब क्या होता है बच्चों? पुच्छ का मतलब यहाँ पे है, ये आपका क्या होता है? अपेंडिक्स को कहते हैं पुच्छ। ठीक है, तो जो अपेंडिक्स है उसको क्या बोलते हैं? पुच्छ बोलते हैं। तो मानव शरीर में जो अपेंडिक्स या पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न, संलग्न मतलब जुड़ी होती है बच्चों? बताओ, वृहदांत्र से जुड़ी होती है, क्षुधांत्र से जुड़ी होती है, अमाशय से जुड़ी होती है, या फिर पित्ताशय से? तो अमाशय और जो पित्ताशय का तो इसमें रोल ही नहीं है। तो क्षुधांत्र को बोलते हैं बच्चों छोटी आंत, और वृहदांत्र होती है हमारी बड़ी आंत। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी छोटी और बड़ी आंत है उसके बीच में जुड़ी होती है। ये मतलब जो बड़ी आंत हमारी होती है वृहदांत्र, उसमें सीकम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बच्चों? सीकम से जुड़ी होती है। कौन सी? ये आपकी पुच्छ, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो सीकम है, इससे जुड़ी होती है हमारी अपेंडिक्स पुच्छ। ठीक है, बड़ी आंत में। तो सीकम है वो बड़ी आंत का ही क्या है बच्चों? एक पार्ट है। ठीक है, और इसको
और जो बच्चों इसका आकार कैसा है, इस जो अपेंडिक्स का जो आकार है वो आपका एक छोटे कर्मी की तरह होता है, एक वॉर्म की तरह इसका आकार होता है, ठीक है। और बच्चों माना जाता है कि जो प्राचीन समय में जो है, जब मतलब जो मनुष्य है वो बिल्कुल वो क्या होता था, शाकाहारी होता था, ठीक है। तो मनुष्य जब है शाकाहारी होता था, केवल जो है सिर्फ जो है वो पत्ती वगैरह जो है, पेड़ों की पत्ती वगैरह ये ऐसे खा के अपना जो पेट भरता था, बिल्कुल शाकाहारी होता था। तो उस टाइम जो है ये माना जाता है कि अंग होता था हमारा कुछ अपेंडिक्स, जो हमारे डाइजेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बच्चों किसका डाइजेशन करने में जो ये जो अंग हमारा यूज होता था पहले टाइम में, सेलुलोज जो है, जो सेलुलोज है। और बच्चों ये सेलुलोज है, इसका आज के टाइम में जो है हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। लेकिन जब मानव जो है केवल जो है शाकाहारी होता था, सिर्फ शाकाहारी होता था, ठीक है, तो उस टाइम जो है माना जाता है कि जो कुछ है या फिर अपेंडिक्स है वो सेलुलोज का पाचन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती थी। लेकिन बच्चों आज के टाइम में जो है मानव क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया, वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो अब जो है इस पूछ है या अपेंडिक्स है, इसका यूज बिल्कुल है क्या हो गया है, इस अंग का बिल्कुल है यूज कम हो गया है, ठीक है। तो जो पूछ जो होती है अपेंडिक्स, वो बच्चों जितने भी हमारी शाकाहारी जो जंतु होते हैं, जैसे हमारी गाय है शाकाहारी हो गया, बैल हो गया, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो पूछ होती है, जो पूछ होती है अपेंडिक्स होती है, पूछ के रूप में होती है, वो सेलुलोज का पाचन करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जानवर है उसमें जो बच्चों सेलुलोज का पाचन कौन करती है, हमारी अपेंडिक्स पूछ होगी, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है अगला क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में क्षुधांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है बच्चों? IAS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें बताओ बच्चों, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो क्षुधांत्र है उसके हमारे भाग 3 होते हैं, ठीक है। एक जो आपकी क्या होती है ग्रहणी, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है मध्यांत्र, दूसरा क्या होता है बच्चों मध्यांत्र, और तीसरा आपका होता है शेषांत्र, ठीक है, शेषांत्र। तो ये जो है तीनों जो पार्ट है वो हमारी क्या है, छोटी आंत है जिसको हम क्षुधांत्र बोलते हैं। छोटी आंत के 3 जो है भाग हैं ग्रहणी, ठीक है, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं ड्यूडेनम, और जो मध्यांत्र है इसको हम क्या बोलते हैं जेजुनम, और जो हमारी शेषांत्र है इसको क्या बोलते हैं हम इलियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ग्रहणी हमारी सबसे छोटी होती है, ये अबाउट बच्चों हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार इसको डिस्कशन। तो ग्रहणी है बच्चों वो क्या होती है हमारी सबसे छोटी होती है, ग्रहणी 25 सेंटीमीटर के अबाउट होती है। 2.5 जो मीटर है बच्चों वो आपकी जो मध्यांतर होती है, ठीक है, मध्यांतर होती है बच्चों 2.5, और ग्रहणी है वो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और अबाउट 3.5 मीटर है, ये आपकी होती है क्या शेषांत्र, जो इलियम जिसको हम बोलते हैं शेषांत्र, ठीक है। तो ये हमारी छोटी आंत के सारे पार्ट हैं, भाग है, ठीक है। और हमारी जो छोटी आंत है बच्चों वो लगभग आपकी 6 से लेकर 7 मीटर तक जो है क्या होती है लंबी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे मिलाएंगे तो 6 से 7 मीटर बच्चों आपकी बनती है, जिसमें ग्रहणी 25 सेंटीमीटर होती है और 2.5 जो मीटर आपकी क्या होती है मध्यांतर, और 3.5 मीटर होती है शेषांत्र, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्षुधांत्र के 3 जो है संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा जो है सही क्रम है वो हमें बताना है। तो इसमें बच्चों देखो बताओ, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा या नहीं, बी, सी और डी कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये शेषांत्र है 3.5 मीटर होती है, 2.5 मीटर आपकी जो मध्यांतर होती है, और 25 सेंटीमीटर आपकी क्या होती है ग्रहणी, ठीक है। तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही है और ये आपका हो जाएगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको सही से कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ये स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें बच्चों ये ध्यान से देखो, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन हमें करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है RAS उसमें प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें एंजाइम और उसके कार्य हैं उसका जोड़ा हमें बताना है। पहला है अम्लीय जो है फॉस्फेट सूत्रकणिका चिह्नक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित हैं, क्या ये सही है? दूसरा है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस 2, ये DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए है। तीसरा है बच्चों आपका एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्त्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है। और डी है आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये आपका इसका है लाइसोसोमल चिह्नक एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये बताओ इसमें कौन सा होगा, तो कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें आपका बच्चों ये बी वाला जो है वो क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर। जो ई कोलाई बैक्टीरिया बच्चों हमें पता है किसमें होता है, बड़ी आंत में, हमने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो इससे स्त्रावित एक एंजाइम जो होता है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड जो है उसको क्या करता है DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रेरित करता है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसका मैच हो जाएगा ये, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो बताओ बच्चों, इसी क्वेश्चन है ये आपका। तो लार की सहायता से कौन सा पचता है? प्रोटीन, क्या प्रोटीन पचता है रेसे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर स्टार्च? तो हमने ये कर लिया है पहले ऑलरेडी। स्टार्च है बच्चों, लार के पाचन में सहायता करता है। स्टार्च जो है का जो है शर्करा में टूटना, ठीक है। इसमें लार में एक एंजाइम होता है बच्चों अमाइलेज, ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइलिन नामक एंजाइम भी बच्चों किसमें होता है आपका? टाइलिन नामक एंजाइम भी किसमें होता है? लार में, ठीक है। तो लार है बच्चों जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, ठीक है। लार उससे क्या करता है, लार का काम क्या है बच्चों? भोजन है उसको गीला बनाना, उसकी लुब्धी बनाना, और जो है निगलने में जो भोजन है उसमें हेल्पफुल होती है हमारी लार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन आपको दिए गए हैं, ठीक है। कथन है और फिर उसका 2 कथन है बच्चों, ठीक है। तो पहला है इसमें मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये जो मानव शरीर है हमारे सेलुलोज है उसका पाचन नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो है आर हिस्सा इसका है, मानव शरीर में स्टार्च है अपघटक एंजाइम डाइस्टेटस विद्यमान रहता है। तो ये भी बच्चों क्या है आपका सही है, ठीक है। तो इसमें तो बच्चों हमें पता है कि जो आपका डाइस्टेटस विद्यमान रहता है आपका लार में, ठीक है। तो जो हमारी स्लेवरिक ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम लारिये डाइस्टेटस भी बोलते हैं बच्चों, ये क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। और मनुष्य के लार में पाया जाता है ये, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों इसमें सही होंगे, तो इसमें ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। और आर है बच्चों क्या एक इसमें ऑप्शन बताओ क्या आएगा? ए आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। दूसरा है बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है
ए सत्य है, आर असत्य है, डी है ए असत्य है और आर सत्य है। बताओ बच्चों कौन सा आंसर होगा। तो इसमें ए और आर है वो तो क्या है, दोनों सही है, लेकिन जो इसमें जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो होती है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ पे होती है। बताओ बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने थ्योरी वाली क्लास में बच्चों कर लिया है ऑलरेडी। तो बताओ क्या आएगा इसमें, आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर पित्त में। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे इकट्ठा होता है बच्चों, यकृत में होता है, हमारे लीवर में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लीवर है वो बाइल है जो पित्त है उसका क्या करता है, निर्माण करता है। और पित्त बच्चों इकट्ठा कहाँ पे होता है, आपका पित्त आपका इकट्ठा होता है आपका पित्ताशय में। ठीक है, तो इसमें ये अतिरिक्त जो भी ग्लूकोज होती है बच्चों वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे भंडारित हो जाती है, कहाँ पे स्टोर होती है अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में। और फिर जब आवश्यकता पड़ती है यही जो है ग्लाइकोजन जो है वो टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जो है हमें फिर एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो जो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ पे जमा होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो अभी बच्चों हमने पढ़ा था कि जो यकृत है, जो हमारा लीवर है और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जो है जमा होती है, किसके रूप में ऊर्जा जो है जमा होती है बताओ। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है हमारा जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है बच्चों वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर और मांसपेशियों में। और फिर जो है बाद में इसका हम यूज कर लेते हैं और फिर बाद में ग्लाइकोजन टूट जाता है आपका फिर से ग्लूकोज में और फिर हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो है प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये हमने अभी डिस्कस की थी बच्चों। बताओ यकृत है, अग्नाशय है, आउटो ग्रंथि है या फिर आमाशय है। तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है, यकृत है। और बच्चों दूसरी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, अग्नाशय है, पेनक्रिया हम बोलेंगे। और बच्चों जो आउटो ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड। ये जो थायराइड ग्रंथि है बच्चों आपकी थायराइड ग्रंथि है, ये आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों यकृत है उसका जो वेट कितना होता है बताओ। तो 1.5 किलोग्राम के लगभग जो है हमारा लीवर है उसका वेट होता है। और इसमें बच्चों 15 जो है सेंटीमीटर ये लंबा और चौड़ाई इसमें 22 सेंटीमीटर के अबाउट होती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि फिर से आ गया। बताओ बच्चों इसमें क्या होगा, अग्नाशय, यकृत, लाल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसमें फिर से वही पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं 25, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो बताओ बच्चों पित्त का संचय, जो पित्त है जो बाइल है, ठीक है, तो बाइल बच्चों संचय में इकट्ठा होना कहाँ पे संचय होता है, प्लीहा में, अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स जो हमने अभी पढ़ा था बच्चों, जिसको कुछ भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और पित्ताशय में, पित्ताशय गाल ब्लेडर हो गया। अग्नाशय बच्चों, अग्नाशय पेनक्रिया बोलेंगे, प्लीहा। बताओ बच्चों कहाँ पे होगा, पित्त का संचय कहाँ पे होता है। पित्त का निर्माण कौन करता है, पित्त का निर्माण तो बच्चों होता है यकृत के द्वारा, यकृत बनाता है पित्त को। और पित्त जो है बन के फिर स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर आपका होता है पित्ताशय में, जिसको बच्चों हम गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे गाल ब्लेडर है बच्चों उसमें स्टोर होता है। ठीक है, पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। और बच्चों जो हमारा पित्ताशय होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, जो हमारा पित्ताशय होता है उसकी जो डायमेंशंस अगर देखें, जो हमारे पित्ताशय है 8/4 का होता है बच्चों। ठीक है, 8/4 8 सेंटीमीटर है ये लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर हमारा पित्ताशय क्या होता है, चौड़ा होता है। और बच्चों इसकी शेप की बात करें तो ओवल शेप होती है, अंडा के आकार का जो शेप आकृति होती है हमारे पित्ताशय की। तो इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे स्थित होता है बच्चों ये हमारा पित्ताशय, ये पित्ताशय हमारा लीवर के ऊपर होता है। ठीक है, सॉरी पित्ताशय कहाँ पे होता है बच्चों, पित्ताशय आपका लीवर के नीचे होता है। ठीक है, जो डायफ्राम है बच्चों वो हमारा लीवर के ऊपर होता है। ठीक है, तो डायफ्राम है वो कहाँ पे होता है, लोकेशन उसकी लीवर के ऊपर। पित्ताशय जो गाल ब्लेडर है लीवर के नीचे, जिसमें पित्त क्या होता है हमारा इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होगा बताओ, क्वेश्चन अलग पूछ लिया ये, और ऑलरेडी बता भी दिया मैंने, यकृत में, पित्ताशय की थैली में, तिल्ली में या फिर पेनक्रिया में। तो बच्चों पित्त हमारा कौन बनाता है, पित्त का निर्माण करता है आपका यकृत, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बच्चों, पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो बताओ बच्चों जो पित्ताशय में जो है आपकी जो पथरी हो जाती है, ठीक है, तो पथरी होने पर फिर पाचन जो है आपका प्रभावित हो जाता है। लेकिन किसका पाचन प्रभावित होता है, प्रोटीन का या फिर वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का। तो बच्चों जो आपका पाचन प्रभावित आपका होता है लिपिड्स का, वसा का, जिसको बच्चों हम लिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो पित्ताशय है उसमें पित्त होता है और पित्त क्या करता है, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों जो पित्त है हमारा वो किसके पाचन में सहायक होता है, लिपिड्स जो है जो वसा है उसके पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं 28, सामान्य जो है मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बताओ बच्चों क्या ये सही है। दूसरा है वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुधांत्र से एंटीरोगेस्टोन उत्पन्न होता है। तो बताओ इसमें कौन सा सही है बच्चों, ये बताओ आप। तो बच्चों ये दोनों कथन हमारे क्या है, सही है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो ग्रहणी हमारी डोडेनम है वहाँ से क्या होता है, ग्रहणी से सेक्रेटिन जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, और HCl की मौजूदगी के कारण होता है ग्रहणी में सेक्रेटिन उत्पन्न। और दूसरा है बच्चों वसीय अम्लों की जो मौजूदगी के कारण जो आपका जो छोटी आंत है, क्षुधांत्र को क्या बोलते हैं, छोटी आंत से हमारा एंटीरोगेस्टोन जो है हमारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो दोनों कथन इसमें सही है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन इसका लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो बताओ बच्चों कौन सा आएगा, पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिक एसिड या फिर जाइमेज।
तो बच्चों बताओ जो प्रोटीन है उसको एमिनो अम्ल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को जो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है आपका पेप्सिन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों ये आपको पता है कि प्रोटीनों का जो पाचन है वो कहाँ पे आपका स्टार्ट होता है? प्रोटीन जितने भी होते हैं उनका जो पाचन है मुख में नहीं होता, अमाशय में जो है आपका स्टार्ट होता है। स्टोमक जो होता है वहाँ से प्रोटीन का आपका डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। और अमाशय में बच्चों ये आपका पेप्सिन नामक हार्मोन होता है, ठीक है। और सॉरी पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो जो अम्ल है या फिर जो छोटे छोटे जो है आपकी पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड है या फिर एमिनो अम्ल बोलेंगे बच्चों, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन नामक जो एंजाइम कहाँ पे होता है बच्चों? आपके अमाशय में होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को 2 से हमें सम्मिलित करना है और इसमें बच्चों राइट आंसर हमें चुनना है। तो इसमें आपको बताना है, तो मैच करो बच्चों। टाइलिन है, पेप्सिन और रेनिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें बच्चों बताओ कैसे आप इसको मैच करोगे। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन बच्चों हमारा जो स्टार्च है उसको का पाचन करता है, स्टार्च का शर्करा में जो है कन्वर्ट करता है स्टार्च को बच्चों, ठीक है। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है अभी बताया है, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है पेप्सिन बच्चों? ये आपका अमाशय में होता है जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, ठीक है। ये एंजाइम होता है थाइलिन एंजाइम। रेनिन जो है बच्चों ये क्या करता है बताओ? तो रेनिन का मैच किससे करवाएंगे? तो रेनिन है ये रक्त में जो ओटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रेनिन का मैच हो जाएगा इसके साथ। और ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका जो मृषण पेशियां जो स्मूथ जो मसल्स होती हैं उसके सिकुड़न को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये हमारा मैच हो जाएगा बच्चों। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर होगा बताओ? तो इसमें देखो बच्चों ए का दूसरा है, तो ए का दूसरा 2 ऑप्शंस में है। और बी का इसमें क्या आएगा? बी का पेप्सिन का हमने क्या किया? पेप्सिन का था तीसरा, तो बी का तीसरा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ओके बच्चों, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं और आईएएस प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं सूची 1 को 2 से मैच करते हैं और इसमें बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो एक तरफ विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमारा पेप्सिन, कैरोटीन और केरेटिन और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये आपके क्या है बच्चों? हार्मोन होते हैं, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मनुष्य में मतलब ये जो आपके मेल में पाया जाता है और फीमेल में जो है आपका प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों इसमें मैच करो बताओ विटामिन का किससे मैच करेंगे हम? तो विटामिन का हो जाएगा कैरोटीन, ठीक है। एंजाइम है बच्चों, कौन सा एंजाइम है हमारा? एंजाइम आपका ये पेप्सिन एंजाइम है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आपका प्रोटीन में क्या ये हो गया? कैरेटिन। तो कैरेटिन जो है ये आपका होता है प्रोटीन। तो ये सारा मैच हो गया। तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का 1, तो फर्स्ट का सेकंड का 1। तो यहाँ पे बी और सी 2 ऑप्शन हो गए बच्चों, ठीक है। और फिर आपका थर्ड का क्या हो जाएगा? हार्मोन कौन सा है? 4, थर्ड का 4। तो थर्ड का 4 आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर को बी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा? बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें मैच कर लेंगे आप, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बच्चों, इसमें भी मैच करना है। द्राक्षा शर्करा, फल शर्करा, दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? चीनी कौन सी है? इसमें स्टीविया कौन सा है? तो मैच करो फटाफट। तो बच्चों बताओ द्राक्षा जो शर्करा कौन सी होती है? द्राक्षा शर्करा आपकी ये आपकी होती है ग्लूकोज, ठीक है। और फल शर्करा ये फल से फ्रुक्टोज बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फल शर्करा आपकी कौन सी होगी? फ्रुक्टोज हो जाएगा। दुग्ध शर्करा, दुग्ध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज होती है। चीनी आपकी क्या होती है बच्चों? सुक्रोज होती है, ठीक है। और स्टीविया जो है ये आपकी प्राकृतिक स्वीटनर जो नेचुरल जो स्वीटनर होती है उसको बोलते हैं स्टीविया, ठीक है। तो मैच हो जाएगा। और पहले का आपका आएगा 4, तो इसमें देख लो पहले का ए का 4 कौन सा है? तो ए का 4 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है बच्चों? तो जो नए ऊतक बनते हैं, नई सेल्स जो है ऊतकों की वृद्धि के लिए, तो बच्चों जो वृद्धि के लिए कौन सा जो इंपॉर्टेंट है आपका बताओ कौन सा तत्व है? तो इसमें फल है, फल से हमारे शरीर की वृद्धि हो गया, सब्जियों से, मिठाई से या फिर पनीर से। तो बच्चों ये हमारा आंसर बताओ क्या आएगा? इसमें पनीर आएगा, क्योंकि पनीर में क्या होता है बच्चों? प्रोटीन। और प्रोटीन जो है क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि करने में, जो हमारी सेल्स हैं उनका निर्माण करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा, पनीर आपका हो जाएगा, ठीक है। और पनीर बच्चों किससे बनती है? दूध से बनती है, ठीक है। और कौन से जीवाणु से बनती है बच्चों? लैक्टोबैसिलस जो है आपका जीवाणु होता है उसके द्वारा जो ये आपका बनता है पनीर दूध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम करते हैं अपना प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जो प्रोबायोटिक खाद्य है बच्चों उसमें सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा है प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक आपकी ये होती है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें ये आपके दोनों होंगे सही, दोनों राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी दे भी रखा है। ओके बच्चों, जो प्रोबायोटिक जो खाद्य होते हैं उसमें सजीव जीवाणु उसमें विद्यमान होते हैं और मानव के लिए लाभकारी मानी जाती है। और दूसरा जो आपका जो प्रोबायोटिक खाद्य है उसमें अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, ठीक है। तो अंतर फ्लोरा ये क्या होता है बच्चों? ये मानव पाचन तंत्र में बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं अंतर फ्लोरा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मानव की जो पाचन जब होता है तो बच्चों हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है तो उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं रोल प्ले करते हैं। तो अंतर फ्लोरा बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं। तो बताओ बच्चों ऑप्शन है पोषक, विटामिन और खनिज, पोषक, प्रोटीन और वसा अम्ल, और सी है आपका पोषक और विषाक्त प्रभाव, और डी है पोषक और औषधि प्रभाव।
तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, डी होगा। क्योंकि जो आपके ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये आपका किससे आया है, न्यूट्रिशन से आपका ये शब्द आया है। न्यूट्रिशन प्लस में जो फार्मास्यूटिकल जो है से ये वर्ड आपका बना है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। और इसमें न्यूट्रिशन आपका ये हो जाएगा पोषण और फार्मास्यूटिकल ये आपका औषधि, तो ये दोनों प्रभावों से ये आपका जुड़ा है, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है इसमें क्या होता है, जो पोषक जो है तत्व होते हैं उनके साथ साथ जो औषधीय लाभ है वो भी इसमें मिलता है। तो दोनों ही आपका डी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, प्रोटीन का, हार्मोन का या फिर एंजाइम का। तो फंक ने विटामिन का जो है आविष्कार किया था, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड और विटामिन डी पॉल मुलर। तो बच्चों बताओ कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें बच्चों जो विटामिन ए है उसकी खोज है जो आपका ये मैकुलन ने की, विटामिन ए और बी की, ठीक है। और विटामिन जो सी है ये जेम्स लिंड ने की, और विटामिन डी है बच्चों ये आपका गलत है, ठीक है। तो जो पॉल मुलर है वो किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, वो डीडीटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डीडीटी के जो कीटनाशक जो है गुणों की खोज की थी पॉल मुलर ने, तो ये आपका आ जाएगा। तो डी, इसमें विटामिन डी वाला ये पॉल मुलर नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, सुमेलित नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन क्या होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक, यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे विटामिन, और बच्चों विटामिन क्या करते हैं, ये जो हमारी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उसमें उत्प्रेरकों की जो कैटलिस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। और लगभग बच्चों 20 टाइप के जो विटामिन हैं उनकी खोज अब तक हो चुकी है। दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी तरफ होते हैं वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से होते हैं आपके, बी और सी, ठीक है। और बाकी जो है आपके क्या होते हैं, ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक है वो किसको कहा जाता है, वसा को, प्रोटीन को, या फिर हार्मोन, अंतस्राव या फिर विटामिन। तो विटामिन से बच्चों उसको क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है और इनमें से 15 धातुएं होती हैं। तो इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है बच्चों, जो तत्व जो ज़्यादा आवश्यक होते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें जो आवश्यक होते हैं वो प्रोटीन, यहाँ पे आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों बहुत ही ज़्यादा, ये तत्व पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा बच्चों सल्फर और क्लोरीन जो है, ठीक है, ये हमारे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखो बताओ बच्चों क्या आएगा, तो प्रति यूनिट पूछा है, ये ध्यान रखना। तो प्रति यूनिट कैलोरी जो हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या फिर वसा से या फिर प्रोटीन से बच्चों। तो बच्चों जो वैसे बच्चों अगर प्रति यूनिट नहीं आता तो इसका आंसर हो जाता है सबसे ज़्यादा जो है हमें कैलोरी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रति यूनिट जब हम देखते हैं तो वसा में जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारी कैलोरी, हमें ऊर्जा मिलती है। लगभग बच्चों 9.3 जो है प्रति यूनिट से हमें क्या मिलती है, 9.3 जो है कैलोरी ऊर्जा में मिलती है। जबकि जो प्रोटीन और वसा है उसमें लगभग बच्चों आपका 4 जो है कैलोरी प्रति यूनिट हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन से हमें 4.1 के लगभग, और जो वसा जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों उससे हमें 4.2 जो है प्रति यूनिट जो है क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, कैलोरी ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वसा। तो वसा में प्रति यूनिट जो है कैलोरी सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत किसके होते हैं, सोडियम, पोटेशियम के, फास्फोरस, मैग्नीशियम के, पोटेशियम या फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। तो बच्चों बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। तो जो सेब है हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इस सेब में क्या होता है, पोटेशियम जो है आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्या करता है, जो हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखता है, जो हृदय की जो धड़कन है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है बच्चों, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों उसको क्या करता है, घटाता है, ठीक है। तो वसा के कारण जो कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है धमनियों में बच्चों, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ये हमारा पोटेशियम क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पोटेशियम है वो हृदय रोगियों के लिए बच्चों क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेब में आपका पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हृदय रोगियों के लिए हमें सेब जो है का सेवन करना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जी ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी, जिसको एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत मानते हैं। जो ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत होते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण रोधी होती है। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घ आयु होने में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं बच्चों, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा बच्चों आपका। नेक्स्ट है ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डी भी आपका ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ताजी जो फल और सब्जियां हैं वो हमें ग्रहण करना चाहिए, जो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत होते हैं बच्चों, ठीक है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, दीर्घायु होने में मदद करते हैं। और इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो है शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। तो IAS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन एवं उसकी कमी से जो है रोग जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ विटामिन दे रखा है और दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग हैं, तो कौन सा जो इसमें मैच नहीं है वो हमें बताना है। कैल्सीफेरोल है, नियासिन है, कोबालमिन है, राइबोफ्लेविन। तो इसमें बताओ बच्चों कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरोल ये अस्थि रोगणता, ठीक है। तो अस्थियों से जो है रिलेटेड जो हो जाता है कैल्सीफेरोल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है नियासिन,
नियासिन जो है बच्चों ये बताओ पेलेग्रा हो जाता है, चरमगा हो जाता है, ये भी राइट है। कोबालमिन है, इससे जो आपकी खून की कमी हो जाती है, ठीक है। रक्ताल्पता जो है खून में कमी हो जाती है, ठीक है। कोबालमिन विटामिन B12 जो होता है आपका रासायनिक नाम इसका है कोबालमिन B12 का, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी, तो ये बिल्कुल बच्चों सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइबोफ्लेविन से नहीं होता बेरी बेरी, तो बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, और B1 का जो है नाम है थायमिन। थायमिन जो है थायमिन, तो विटामिन B1 है उसका नाम क्या है बच्चों? थायमिन, और थायमिन की कमी से आपका क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग। तो राइबोफ्लेविन ये आपका नहीं है, ये विटामिन B12 का B2 का नाम है, राइबोफ्लेविन B2 का बोलते हैं, ठीक है। और इस राइबोफ्लेविन की कमी से बच्चों कौन सा हो जाता है? फिर राइबोफ्लेविन किलोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन के जो है से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविन बोलते हैं B2 को, और इससे हमारा किलोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो बेरी बेरी होते हैं B1 की कमी से, B1 को बोलते हैं थायमिन, ठीक है। बाकी इसमें ये मैच नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C किसमें पाया जाता है? तो विटामिन C सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो बच्चों जितने भी जो आपके खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, सिट्रस फ्रूट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें विटामिन C पाया जाता है। तो इसमें हमारे सिट्रस फ्रूट तो कोई है नहीं, लेकिन इसमें मिर्च है, कुम्हड़े हैं, या फिर मटर, मूली, तो सबसे ज़्यादा विटामिन C इनमें से जो है मिर्च में विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। मूली में भी नहीं होता, मटर में भी नहीं होता, मटर में प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है, और इसमें भी नहीं होता, तो विटामिन C जो है मिर्च में आपका पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों जो जिसको साइट्रस जो बोलते हैं में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होते हैं। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन C है, खट्टे फलों में आपका पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक जो है अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो और क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका? जो हमारे मसूड़े होते हैं बच्चों, उनसे जो है खून नहीं निकलने देता, ठीक है, उनको मजबूत रखता है, ठीक है। और बच्चों अगर विटामिन C की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग है, वो क्या हो जाता है? हमें हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन C की कमी से। और चर्म रोग है उसको भी ये क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। और जो भी हमारे शरीर में जो बच्चों जो सेल्स होते हैं उनको जोड़ के ये रखता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन C का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो किससे हमें विटामिन C मिलेगा बच्चों? घी से मिलेगा, घी से नहीं मिलता, फैट होता है, दाल से प्रोटीन मिलता है हमें, और दूध से बच्चों, दूध में तो विटामिन C होता ही नहीं है। तो कच्चे और ताज़ा जो फल है उनमें क्या होता है? विटामिन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत कौन से है? सेब, आंवला, आम या फिर दूध? सबसे ज़्यादा बच्चों विटामिन आपका आंवला में होता है, फिर उसके बाद में जितने भी सिट्रस फ्रूट है, नींबू, संतरा, ठीक है, और मौसमी है, इन सभी में क्या होता है? विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन C है चर्म जो हमारी चमड़ी है, जो त्वचा है उसको स्वस्थ रखता है, और दांतों के जो है निर्माण में, जो दांतों के डेंटिन है उसके निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और कोलेजन तंतु है बच्चों, उसके निर्माण में भी सहायता करता है। और कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से? स्कर्वी नामक रोग है, इसकी कमी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घाव बढ़ने के लिए कौन सा जो विटामिन सहायक होता है? तो बच्चों हमारा घाव बढ़ने के लिए विटामिन C है वो सहायक होता है, ठीक है। तो जो टिश्यूज़ हैं उनको जोड़ के ये रखता है, और अगर विटामिन जो है C पर्याप्त मात्रा में है तो टिश्यू बच्चों जोड़ के रखता है, घाव जल्दी बढ़ता है। और अगर C की कमी है तो क्या हो जाता है? हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, घाव जल्दी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? तो फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों, अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू और अलग अलग जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो संतरा, गाजर, सेब, आंवला, सबसे अच्छा स्रोत विटामिन C का आंवला होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में विटामिन C। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से किसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें बताओ बच्चों किसमें होती है? गाजर में, आम में, अमरूद में या संतरा में? तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें क्या होता है? विटामिन C होता है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट बच्चों, विटामिन C का रासायनिक नाम हमें बताना है। तो थायमिन हमने अभी देखा था बच्चों, B1 है उसको बोलते हैं, और इस थायमिन B1 जो है की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? बताओ बच्चों, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी, जिसका रासायनिक नाम B1 का क्या है? थायमिन, ठीक है। एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं बच्चों, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब, विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? तो आलू है, गन्ना है, चुकंदर या फिर संतरा? तो बच्चों ये आपका क्या आएगा? संतरा। आलू जो है इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें गन्ना में जो मीठा है इसमें कार्बोहाइड्रेट, तो बच्चों इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जो बाकी आपका ये संतरा है इसमें विटामिन C पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन आएगा? अभी हमने डिस्कस किया, तो विटामिन C आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसके अवशोषण में विटामिन C जो है मदद करता है? बच्चों बताओ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोहे के, कैल्शियम के, आयोडीन के या फिर सोडियम के? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ बच्चों क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा लोह, ठीक है। जो आयरन होता है, ठीक है, तो उसके अवशोषण में, लोह जो होता है उसके अवशोषण में विटामिन C हमारा क्या करता है? हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों अब हम, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो कौन सा विटामिन है वो शरीर में भंडारित नहीं होता, स्टोर नहीं होता? विटामिन A, D, C और B, E और C। तो C जो है बच्चों वो क्या नहीं होता? शरीर में भंडारित नहीं होता। ये हमारे जो मूत्र के माध्यम से क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है, और जितना यूज होता है उतना यूज हो जाता है शरीर में, ठीक है। और बच्चों जैसा कि हमें पता है जो विटामिन C है वो जल में आपका घुलनशील है, जल में विलय होता है। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? B और C। तो इंपॉर्टेंट है। तो जल में घुलनशील है तो ये हमारे मूत्र के जो है माध्यम से फिर ये बाहर निकल जाता है, स्टोर नहीं होता, ठीक है, C विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा जो है शरीर में भंडारित नहीं होता? ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? बच्चों बताओ, तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी जिससे हमारा खून का थक्का नहीं बनेगा? बच्चों खून नहीं जमेगा, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। थोड़ा सा करते ही बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, खून वो थोड़ा जम नहीं पाता बच्चों, खून का थक्का नहीं जम पाता, ठीक है। ब्लड जो क्लॉटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट बच्चों नहीं हो पाता सही से, तो किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है? विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D या फिर विटामिन K? बताओ बच्चों क्या इसका आंसर आएगा? तो
तो बच्चों विटामिन जो के होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी अगर आपकी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, खून का थक्का वो सही से नहीं जमेगा, ज़्यादा जो है ब्लीडिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जब बच्चों ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, अगर मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है जैसे किसी का, तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा रहता है, तो ऑपरेशन वगैरह भी जो है नहीं कर पाते अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की जो है कमी है, ठीक है। तो के मीन्स क्या होगा, विटामिन के से क्लॉट हो गया बच्चों, ऐसे याद रख सकते हो। तो ब्लड क्लॉट, के से क्लॉट, के से क्या हो जाएगा क्लॉट, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें किसकी वजह से होती है बच्चों, विटामिन के की जो है कमी से ब्लड क्लॉट प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है बच्चों। रक्त का प्रॉपर जो थक्का बनेगा, ब्लड सही तरीके से क्लॉटिंग होगी उसकी, तो ब्लड क्लॉट जो है रक्त का थक्का बनने में विटामिन के जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हमारा, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है बच्चों। रुधिर स्कंदन वही आ गया ब्लड क्लॉट वाला आपका बच्चों, कौन सा विटामिन जो है रुधिर के जो स्कंदन उसको जो है जमाने में या फिर बच्चों ब्लड क्लॉट जो है प्रॉपर तरीके से हो, कौन सा जो है विटामिन हमारा सहायता करता है। विटामिन के अगर प्रॉपर मात्रा में होगा तो रुधिर स्कंदन है उसमें क्या होगा, प्रभावी होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन ए, डी, ई और के, कौन सा इसका आंसर आएगा बताओ बच्चों। तो जैसा हमने बताया कि जो रक्त स्कंदन जो प्रतिस्कंदन जो है के लिए हमारा विटामिन के जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका डी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों विटामिन के है इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं बताओ। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित जो है, आंत के जो जीवाणु होते हैं उसके द्वारा संश्लेषित जो है, सिंथेसिस जो है किसके द्वारा होता है बच्चों बताओ। विटामिन B12, बी सी, विटामिन जो है सी, ए और के। बच्चों मनुष्य के जो आंत के जो जीवाणु होते हैं वो विटामिन B12 और के दोनों के द्वारा संश्लेषित होते हैं, तो ऑप्शन ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए एंड सी। तो B12 और B के द्वारा जो आंत के जितने भी जीवाणु होते हैं, आंत के जो जीवाणु होते हैं वो विटामिन B12 और विटामिन के इन दोनों के द्वारा ही क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं, तो इसमें ए और सी दोनों आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, B12 है वो आपका 3 से लेकर 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कथन दे रखा है हमें। ए रीजन आर है, क्या इसका ये रीजन है कि भाई जो विटामिन B12 है यकृत में 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है क्योंकि B12 जल में विलय है, क्या इसका रीजन है। तो ये बच्चों बताओ रीजन सही है या नहीं है। तो क्योंकि जो बच्चों अब देखो B12 जल में विलय है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों ही क्या है बच्चों सही है, ठीक है, लेकिन क्या ये इसका कारण है या नहीं है। तो ये इसका कारण नहीं है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअली जो है अलग अलग तो बच्चों क्या है सही है। B12 जो जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, ठीक है, B3, B5, 7, 6 और बच्चों 9 और 12, ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं सारे जो हैं जल में घुलनशील होते हैं, और एक आपका जो सी विटामिन है वो क्या है जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन जो ए है सही स्पष्टीकरण जो है मतलब ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विटामिन डी का स्रोत कौन सा है। बच्चों सब जानते हैं कि विटामिन डी हमें धूप की किरणों से मिलते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उससे मिलती हैं, ठीक है, तो विटामिन सी बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो हमारी जो बच्चों जो त्वचा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, विटामिन जो डी का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से कौन सा मिलता है बच्चों, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो विटामिन B12 जो है प्रति रक्ताकारक है, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक है, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक है, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक है। तो विटामिन डी है ये आपका गलत है बच्चों, क्योंकि जो बांझपन होता है, जो इनफर्टिलिटी होती है बच्चों, फर्टिलिटी में जो कमी आती है वो विटामिन ई की कमी से आती है। किसकी कमी से आती है, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो बांझपन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो बच्चों तो बाकी सही है, विटामिन B12 है तो इससे क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, प्रति रक्तकारक है, और स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से बच्चों, ठीक है। और प्रति रक्तस्रावी कारक है, विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, जो हमारा रक्त का जो स्राव है वो क्या होता है, कम होगा, ठीक है। अगर विटामिन के है वो कमी होगी तो रक्त का स्राव ज़्यादा होता है, और प्रॉपर मात्रा में होगा तो कम होता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन डी की अल्पता से होता है, कौन सा रोग होता है बच्चों विटामिन डी की अल्पता से बताऊँ। तो रिकेटस, पेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर प्लेग्रा। बच्चों विटामिन डी है उसकी कमी से जो बच्चों में तो रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, सूखा रोग हम कहते हैं, और जो बड़े हैं जो वयस्क हैं उसमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोनों ही इसका आंसर सही होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो बच्चों एस्कोर्बिक अम्ल, फोलिक अम्ल, रेटिनोल या फिर कैल्सीफेरोल। बच्चों हम जानते हैं कि जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, तो कैल्सीफेरोल आ जाएगा आपका, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एस्कोर्बिक अम्ल किसका होता है बच्चों, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। रेटिनोल किसका होता है बच्चों, रेटिनोल जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो बच्चों बताओ, सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा में बनने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन डी है हमारा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक जो है यौगिक का सामान्य नाम क्या है। कोले कैल्सीफेरोल बच्चों हम जानते हैं इसमें कैल्सीफेरोल आ गया, तो कैल्सीफेरोल किससे जुड़ा हुआ है, विटामिन डी से, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। वैसे बच्चों जो आपका दो टाइप का आपका ये विटामिन डी होता है जंतुओं में, एक तो आपका होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है, और एक होता है अर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है। एक आपका क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरोल, अर्गो
कैल्सीफेरोल, ठीक है, और एक आपका होता है कोलेकैल्सीफेरोल। तो दो प्रकार के जो है विटामिन डी होते हैं, अर्गोकैल्सीफेरोल और कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है, और जंतुओं में जो है इसका होता है संश्लेषण बच्चों, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं? तो बच्चों जो अर्गोकैल्सीफेरोल है वो हम किसको कहते हैं? अब जैसे दो प्रकार के जो विटामिन डी होते हैं आपके, अर्गोकैल्सीफेरोल और कोलेकैल्सीफेरोल। तो कोलेकैल्सीफेरोल कौन सा होता है और अर्गोकैल्सीफेरोल कौन सा होता है? तो बच्चों विटामिन D2 है उसको क्या बोलते हैं हम? अर्गोकैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन D2 का क्या नाम है? अर्गोकैल्सीफेरोल। और D3 जो आपका होता है वो क्या होता है? कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है। तो D3 कोलेकैल्सीफेरोल और D2 होता है अर्गोकैल्सीफेरोल। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और विटामिन डी और बच्चों इसकी स्रोत क्या है, किस किस से हमें मिलता है विटामिन डी? तो विटामिन डी हमें मिलता है मेनली तो धूप की जो किरणों से मिलता है। उसके अलावा जो कौन कौन से जो है प्रमुख भोजन है जिससे हमें मिलता है? मक्खन हो गया बच्चों, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे। और बच्चों अंडे की जो जर्दी होती है उसमें होता है, मछली के तेल में होता है विटामिन डी, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और ये रिकेट्स जो सूखा रोग होता है ये बच्चों छोटे बच्चों में होता है, और जो बड़े होते हैं, जो वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, उसमें कौन सा रोग होता है आपका? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो नियासिन, प्लेग्रा, थायमिन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बंध्यापन। तो जो यही है विटामिन के नहीं आएगा, विटामिन ए की कमी से बांझपन होता है, ठीक है। विटामिन डी ये आपका सही है बिल्कुल, तो इसमें डी आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। और नियासिन है उसकी कमी, नियासिन जो उसकी कमी से क्या हो जाता है? प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो प्लेग्रा नामक रोग नियासिन की कमी से, थायमिन की कमी से जो है B1 होता है थायमिन, बेरी, सूखा रोग हो जाता है जिसको बच्चों रिकेट्स भी बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से आपका होता है बंध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रतौंधी है, निम्नलिखित में से किस जो है विटामिन की कमी के कारण होता है? B1, C, E या फिर A? तो इसमें आंसर आएगा बच्चों विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका, रतौंधी बोलते हैं बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए की कमी से। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और विटामिन ए है बच्चों किस में होता है? गाजर में होता है, ठीक है। आम में होता है बच्चों विटामिन, पपीता में भी होता है, पपीता, आम, गाजर में, ठीक है। हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और मछली के तेल में भी होता है, और यकृत में भी क्या होता है आपका? विटामिन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए जो है स्टोर हमारा कहाँ पे होता है? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या फिर उदर में? तो विटामिन ए है वो आपका स्टोर होता है बच्चों, संचित होता है, संचित आपका यकृत में, लीवर में जो है संचित रहता है, ठीक है। और ए विटामिन ए है बच्चों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो कहाँ पे होता है बच्चों भंडारित? आपका यकृत में, अभी हमने डिस्कस किया था, तो यकृत इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें होता है बच्चों? पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक या गाजर। तो अभी बताया था बच्चों गाजर में विटामिन ए है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और बच्चों पालक में क्या होता है? पालक में जो है लो तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए किसमें पाया जाएगा बच्चों? सेब में, पपीता में, अमरूद में, आम में? बताओ, सेब, पपीता, अमरूद, आम। अभी भी बताया था बच्चों जो आम है उसमें ज़्यादा विटामिन ए होता है, फिर पपीता में भी होता है बच्चों, आम में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, और गाजर में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बच्चों रेटिनॉल है, इसकी कमी से जीरोथैलेमिया हो जाता है, या फिर टोकोफेरोल है, इसकी कमी से बेरी हो जाता है, साइनोकोबालमिन है, रक्त अल्पता हो जाती है, और अर्गोकैल्सीफेरोल है, इसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों यही दिख रहा है हमें, बेरी, थायमिन की कमी से होता है, ठीक है। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से मेरा बेरी होता है। रेटिनॉल ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का, और जिसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से बच्चों वैसे रतौंधी होता है, और जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनमें जीरोथैलेमिया नामक रोग भी हो जाता है। तो रतौंधी और जीरोथैलेमिया नामक जो रोग है वो किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और बच्चों साइनोकोबालमिन जो B12 होता है, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है उसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है, और इससे रक्त अल्पता होती है, मतलब खून की कमी हो जाती है B12 की कमी से। और अर्गोकैल्सीफेरोल है बच्चों, अर्गोकैल्सीफेरोल ये क्या था? विटामिन डी जो है बच्चों उसका रासायनिक नाम था। तो दो प्रकार के विटामिन डी थे, एक कोलेकैल्सीफेरोल, एक अर्गोकैल्सीफेरोल। तो बच्चों कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी से रिलेटेड है, तो ये तो हो ही जाता है। रिकेट्स इसका हो जाएगा, सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, अर्गोकैल्सीफेरोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ताड़ का तेल, नारियल का तेल, राई सरसों का तेल या फिर गेहूं अंकुर का तेल? तो बच्चों विटामिन जो ई है जिसकी कमी से बांझपन हो जाता है स्त्रियों में, ठीक है, अनफर्टिलिटी हो जाती है। और तो बच्चों कौन सा स्रोत है इसमें? गेहूं अंकुर का जो तेल है उसमें क्या होता है? विटामिन ए की, विटामिन जो ई है उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपका। बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे, लगभग हमने इस क्लास में बच्चों 80+ क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चों? तो बच्चों ये तो बच्चों ये जो आपकी MCQ जो सीरीज़ है वो आपको कैसे लगी? आज हमने जो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक कवर किए थे, ठीक है, उसमें 80+ जो क्वेश्चन बच्चों हमने किए हैं। तो ये क्लास आपको कैसे मिली? कि आप और भी जो ऐसी क्लास चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो बच्चों जितने भी जो आपकी थ्योरी होगी पहले, उसके बाद में जो MCQ वाली क्लास होगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स, मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और बहुत मेहनत से जो है बच्चों ये आपकी क्लास जो है बन पाई है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगती है, आपके लिए जो किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल है, तो बच्चों आप इस चैनल को जो है लाइक एंड शेयर जो है जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब जो है चैनल को बच्चों जरूर कर लेना, ठीक है। और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक